नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। अरसा पहले एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, जनता को प्यारी है कुर्बानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल यही गाना गुनगुना रहे हैं। जगह कोई हो, वक्त कैसा भी हो, जन लोकपाल पर अड़े केजरीवाल यही कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जन लोकपाल के नाम पर शहादत दे देंगे। जबकि आज खुद राष्ट्रपति ने नसीहत देते हुए कह दिया कि कोई भी दल संविधान से ऊपर नहीं होता। तो क्या केजरीवाल ने खुद को संविधान से ऊपर समझ लिया है? केजरीवाल ने कल एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जन लोकपाल के मुद्दे पर सरकार गिरा देंगे और जनता के बीच फिर से जाएंगे, जिसके बाद उन्हें 50 सीटें मिल जाएंगी। केजरीवाल को यही फायदा आम चुनाव में दिख रहा है। तो बीच बहस में दूसरा बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या महज सियासी फायदे के लिए जन लोकपाल पर इतना बवाल कर रहे हैं केजरीवाल? हमारी सरकार ने संविधान को अपहोल्ड करने की और दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की कसम खाई है और उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सुना आपने, जन लोकपाल के मुद्दे पर अड़े केजरीवाल ने आज भी कुर्बानी देने की बात की। यानी दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से करीब आधे घंटे की मुलाकात बेकार चली गई। वैसे केजरीवाल ने रविवार को भी शहादत देने की बात कहकर दिल्ली की सियासत गरमा दी थी। लोकपाल बिल के लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियां कुर्बान। इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, लोगों को स्वराज देने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री। केजरीवाल के इस अड़ियल रुख पर गृह मंत्रालय ने थोड़ी नरमी दिखाई है। सूत्रों से खबर है कि गृह मंत्रालय 2002 में दिए गए अपने आदेश को वापस ले सकता है और केजरीवाल को जन लोकपाल बिल विधानसभा में पेश करने की हरी झंडी मिल सकती है। लेकिन इस बीच सूत्रों से ये भी खबर है कि इस बिल को राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर मंजूरी नहीं देंगे। इसके संकेत भी आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दे दिए। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रपति ने केजरीवाल को नसीहत देते हुए कह दिया कि संविधान के दायरे में ही कानून बनना चाहिए। संविधान का पालन करना सभी राजनीतिक दलों की ड्यूटी है। तो अब बड़ा सवाल तो यही है कि क्या केजरीवाल खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे हैं? केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो आम चुनाव के मद्देनजर उतावलापन दिखा रहे हैं। यही उतावलापन उन्होंने सरकार बनाने के वक्त भी किया था। सरकार बनाने से हिचक रहे थे, लेकिन मन में लड्डू फूट रहा था, तो जनमत संग्रह के नाम पर सोचा कि सत्ता का लड्डू खा ही लिया जाए। हालांकि जिस तरह से उनका हर फैसला एक के बाद एक उल्टा पड़ रहा है, उससे केजरीवाल का उतना ही सियासी नुकसान हो रहा है। शायद इसीलिए केजरीवाल अब इस पर अड़े हैं कि कुछ भी करो, कोई बहाना ढूंढो और सरकार गिरा दो। इसमें स्टेबिलिटी देखते हैं इस गवर्नमेंट में, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में एडमिन वो खुद ही स्टेबल होना नहीं चाहते। वो तो खुद स्टेबल नहीं होना चाहते। वो तो इस सरकार से निकलना चाहते हैं ताकि वो अपने कुछ और काम कर सके। वो तो अपने आप को फंसा हुआ समझते हैं। मोहल्ला पॉलिटिक्स से कोई देश नहीं चलता। मोहल्ला पॉलिटिक्स पर मोहल्ला होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून करना गैर संवैधानिक हो गया और भ्रष्टाचार करना संवैधानिक हो गया। ये किस प्रकार की सोच और किस प्रकार की बात की जा रही है, ये हम लोगों के समझ के बाहर है। विरोधियों का साफ कहना है कि केजरीवाल सरकार चलाने में फेल हो गए हैं, इसीलिए मैदान छोड़कर भागना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और जो निमंत्रण उपराज्यपाल साहब ने दिया था उसे उन्होंने स्वीकार करा है। किसी भी इशू पे बार बार ये कहना मैं छोड़ दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये सही नहीं है। काम करने का मौका मिला, हम समर्थन दे रहे हैं, उनको काम करना चाहिए। आज तक तो दिल्ली विधानसभा के किसी भी विधायक को जन लोकपाल बिल की एक प्रति भी नहीं मिली है और दिन रात उसके बारे में आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार जो है केवल एक ड्रामा रचा जा रहा है। जो इसका रवैया है केजरीवाल का, तो वो तानाशाही वाला हमें लगता है और जो लोकतंत्र है वो तानाशाही से नहीं चलता है। लोकतंत्र भारतीय संविधान की गरिमा को बनाकर ही चलता है। केजरीवाल के इस ड्रामे से उन्हें समर्थन देने वाले रामवीर शौकीन भी हैरान हैं और अब तो उन्होंने आपकी सरकार से समर्थन वापस भी ले लिया है। केजरीवाल चाह रहे हैं दोबारा इलेक्शन हो जाए। कभी क्यों चाह रहे हैं ऐसा? नोटंकी कर रहे हैं, तरह तरह की नोटंकी कर रहे हैं। कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी एसएचओ को सस्पेंड करवाओ। अरे मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली की जनता ने, काम करने के लिए बनाया, धरने पे बैठने के लिए नहीं बनाया। इस बीच केजरीवाल के सियासी ड्रामे से दिल्ली की जनता भी दुखी हो चुकी है। लोगों को लगने लगा है कि केजरीवाल को उनकी चिंता नहीं रही और लोकपाल के बहाने केजरीवाल आम चुनाव में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।
क्या चल रहा है, ये जो पहले वादे किए थे वो नहीं हो रहे, पता नहीं उनको लोग परेशान कर रहे हैं या वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो बिल्कुल मैं नहीं मानता कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ज़्यादा टाइम तक चलेगी। अभी दोबारा से चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन दूध का दूध और पानी का पानी। ब्लैकमेल कर रहा हूँ, 100% ब्लैकमेल कर रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, इस बात से ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स है उसकी। केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि अगर उनकी सरकार गिर जाती है तो वो दोबारा दिल्ली की जनता के सामने जाएंगे और जन लोकपाल पर कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएंगे, जिससे चुनाव में उन्हें 50 सीटें मिलेंगी। जनता के बीच में जाएंगे, इस बार 50 से ज्यादा सीट मिलेगी। जनता के बीच में जाएंगे, इस बार 50 से ज्यादा सीट मिलेगी। तो अब सवाल तो ये भी उठता है कि क्या महज सियासी फायदे के लिए जन लोकपाल पर इतना बवाल कर रहे हैं केजरीवाल? क्या संविधान की कसम खाकर शपथ लेने वाले केजरीवाल को अब अपने फायदे के लिए दिल्ली की जनता की कोई फिक्र नहीं? दिल्ली से नेहा केसरी और शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं केजरीवाल, और हमारे साथ इस पर बहस करने के लिए जुड़ गए हैं खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संबित पात्रा बीजेपी के नेता, फिरोज बख्त सदस्य आम आदमी पार्टी के, राहुल राज मलिक एडवोकेट, अनुज अग्रवाल पेटिशनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीना शर्मा आम आदमी पार्टी की सदस्य, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की नेता अमृता धवन भी जुड़ चुकी हैं। मेरा सबसे पहला सवाल फिरोज बख्त साहब से, जो कि सदस्य आम आदमी पार्टी के। फिरोज बख्त साहब, तीन ही चीज हो सकती है, क्या वो अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लगे हैं, दूसरा क्या, या वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, क्योंकि हमने एक आम आदमी का बयान सुना, उसका ये कहना था कि ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि काम नहीं कर पा रहे, या लोकसभा चुनाव से पहले उतावलापन दिखा रहे हैं जल्द से जल्द। एक मेरी बड़ी मोदेबाना दरखास्त है आपसे शीतल साहिबा कि एक तो थोड़ा सा मेरा गला खराब है, दूसरा ये कि आई एम पिटेड 1 against 6, बल्कि 7 कहना। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। देखिए, ऐसा है, उतावलापन कुछ नहीं है, और थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल साहब ओखला में इरफानुल्लाह खान साहब की कंस्टिट्यूएंसी में कन्वेंसिंग करने आए थे, एक बात मैंने उनसे कही थी, शायद वो उनको याद होगी, कि अगर आप जीत जाते हैं, उस वक्त तो कुछ पता नहीं था कौन जीतेगा, मैंने कहा अगर आप जीत जाते हैं, आपके पास नेशनल इलेक्शन में जाने के लिए 4 महीने हैं, उन 4 महीने में आपको जंगी पैमाने पर काम करना होगा, और वेनी वॉर बेसिस पे। तो मुझे पता नहीं कि लेकिन वॉर बेसिस पे मतलब आप संविधान के खिलाफ जाके काम करेंगे, कैसा जंगी पैमाना है, आप समझाइए हमें। मैं शीतल जी, मैं बात पूरी कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी इजाजत दें बोलने की। देखिए, क्या है, वॉर बेसिस का मतलब ये नहीं है कि गैर कानूनी कोई काम नहीं हो रहा है। गैर कानूनी काम तो दूसरे जो लोग हैं वो कर रहे हैं कि इनको काम करने नहीं दे रहे हैं। शीतल जी, अरविंद केजरीवाल को लोग सांस भी लेने नहीं दे रहे हैं। यानी जो आदमी काम करना चाह रहा है, फिर भी मैं कहता हूं कि जो पहले इससे इलेक्शनों में दिल्ली से पहले, चाहे वो राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो या मध्य प्रदेश का हो, फिर भी इस सब उठा पटक के बावजूद काफी काम दिल्ली सरकार ने कर दिए हैं। फिरोज बख्त साहब, अगर आपके सारे फंडे साफ हैं, अगर आप अपनी विजन को लेके स्पष्ट हैं, तो आप इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं, उतावलापन क्यों दिखा रहे हैं? और लगे हाथ ये बयान कल उनका बड़ा आश्चर्यचकित करता है कि हम रिजाइन कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे अगर ये नहीं बना, और हम अगली दोबारा चुनाव में जाएंगे और 50 सीट लेकर आएंगे। देखिए, ऐसा है, सुनिए, उतावलापन नहीं है, वक्त नहीं है, दिल्ली को भी देखना है, और जाहिर सी बात है कि पूरे हिंदुस्तान से कॉल्स आ रही हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग इंतजार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो बड़ी पार्टियां हैं जो सोचती हैं कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, वो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को काम करने नहीं दे रही हैं। नहीं, रट नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है। ये बोल दिया कि दिल्ली को भी देखना है, समय कम है, लोकसभा चुनाव पूरे देश को भी देखना है, और आम जनता ये कहने लगी है कि ये ब्लैकमेल की राजनीति है, धमकी की राजनीति है। आप क्या कहेंगे? ब्लैकमेल तो कांग्रेस और भाजपा कर रही है अरविंद केजरीवाल को। आप गला खराब है, थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं रेटोरिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक्स में बात करूंगा। अभी जिस प्रकार का एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ है, संवैधानिक क्राइसिस हुआ है, उसमें क्या रास्ता निकलता है? आप देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, जो परिपक्व लोकतंत्र है, उसमें 2 राह होते हैं। या तो कंसल्टेशन का रूट होता है, जहां आप जितने भी बड़े बड़े लीगल लुमिनरीज हैं उनके साथ बैठ के अरविंद केजरीवाल साहब कंसल्टेशन कर सकते हैं, और दूसरा रूट होता है कोर्ट का रूट। जो मुदगल साहब थे, जो 4 एक्सपर्ट थे, पहले तो ये मालूम पड़ा था कि 4 एक्सपर्ट में से 2 एक्सपर्ट इनके साथ थे ही नहीं। आज मालूम पड़ा है, इंडियन एक्सप्रेस में आप पढ़ेंगे कि जो मुदगल साहब थे, जो चीफ जस्टिस रहे हैं हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के, उन्होंने भी कहा है
कि द कोर्ट रूट शुड बी टेकन, और ये मैं बहुत सख्त तरीके से अरविंद केजरीवाल को कह रहा हूं, मगर वो मान नहीं रहे हैं। तो वो कोर्ट रूट भी नहीं ले रहे हैं, कंसल्टेशन भी नहीं ले रहे हैं। वो जो रूट ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए है, वो है रोड रूट, अर्थात धरना में आ जाओ, धरना मोड में फिर पुनः सड़क पे बैठो, रिजाइन खेल खेलो, कुर्बानी कुर्बानी गाना गाओ, जैसे आप कह रहे थे। जब इस प्रकार की अपरिपक्वता देखने को मिलता है और उसके ऊपर से ये कहा जाता है हम धरना के माध्यम से चुनाव कराएंगे और चुनाव में हम 50 सीट लेके आ जाएंगे, तब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि लोकपाल बिल को पारित कराना मुख्य ध्येय नहीं है। मुख्य ध्येय है 50 सीट लाना दिल्ली में, और उसके एवज में किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंस्टेबिलिटी, अपने इंस्टेबिलिटी से ही एडवर्टाइजमेंट को जन्म देना और पूरे देश में कुछ सीटों को हथियाने की कोशिश। आपने इंस्टेबिलिटी की बात की, टीना हमने किरण बेदी को भी सुना। हाँ, आप जल्दी से टिप्पणी करें। हाँ, मेरी टिप्पणी ये है, देखिए हो क्या रहा था आपसे, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में अदल बदल की राजनीति हो रही थी, यानी सब्स्टिट्यूशन राजनीति। एक बार कांग्रेस आ रही थी, वो बेवकूफ बना रही थी पब्लिक को, एक बार बीजेपी तो एक ही बार आई है, तो लोग इनसे उब चुके थे। अब यह है कि नया ऑल्टरनेट आया है, नया विकल्प आया है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगर ये लोग टिक गए, इनको टिकने मत दो, अगर ये टिक गए लोग तो कांग्रेस और बीजेपी कभी भी दिल्ली में राज नहीं कर सकती। आपकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, हमने आम आदमी का बयान सुना कि इनसे काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे हैं। आपने उस आम आदमी का बयान सुना जो आपकी मंशा की बात करते हैं, आप सारे आम आदमी की बात करिए। आम आदमी की तो बात करते हैं आप। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि केजरीवाल जी की पार्टी के सभी सदस्यों को हमेशा ये लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है वो गलत है और जो मैं बोल रहा हूँ वो सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने खुद ही इस बात को आज मान लिया है इस मंच पे, जो आपके चैनल के सामने, कि हम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को देख रहे हैं इस समय, इसलिए हम दिल्ली की जनता के साथ दिन ब दिन धोखा करते जा रहे हैं और उनको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब लोकपाल बिल कांग्रेस पार्टी ने टेबल किया था पार्लियामेंट के अंदर और बाकी सभी पार्टियों का भी उसमें समर्थन मिला, तो ऐसी स्थिति में इनको विधानसभा के अंदर जाने से पहले बाकी पार्टियों से राय लेने में क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं चाहते कि इसके ऊपर डिस्कशन हो? वहां स्टैंडिंग कमेटी होती है, वहां पे ऑल पार्टी मेंबर्स होते हैं, अपना अपना व्यू रखते हैं और उसके बाद अमेंडमेंट्स भी होती है अगर जरूरत पड़ती है तो। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो खाका मैंने तैयार किया है, एक सिंगल हैंडेड वर्जन के साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए बात कर रहे हैं, जो कि गलत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी लड़ना चाहते हैं और उसी की वजह से आज देश को लोकपाल बिल मिला है और इसीलिए हम जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि इस बार के पार्लियामेंट के सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन हम इनको नहीं चला रहे हैं, हम उन मुद्दों को चलाना चाहते हैं जिनका वादा इन्होंने दिया था, लेकिन वो एक एक करके हो गए। अब तो अनाज के एटीट्यूड आ गया देश में, अब तो आप अपना मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ अमृता। देखिए, मैं बहुत साफगोई से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। बार बार किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता से जब सपोर्ट के बारे में पूछा जाता है तो उसे एक रटा रटाया उत्तर होता है कि 18 पॉइंट, सिर्फ मुद्दों पर आधारित नहीं, 18 पॉइंट है, हम 18 पॉइंट को समर्थन दे रहे हैं। अमृता जी, मैं सवाल पूछ लूं? जनता के मैंडेट, बस वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जनता का मैंडेट आपको नहीं मिला था, जनता का मैंडेट केजरीवाल जी की पार्टी को मिला था। क्या कह रही है ये जनता का मैंडेट? आप आंकड़े भूल गई लगती है। अमृता जी, थोड़ा दुरुस्त करिए अपने आप को। जानकारी कितने सीट दिल्ली में है? 70 सीट होते हैं, 36 उसका आधा होता है, ये सब हम बताएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। उसको विश्वास करते हैं, आपने तो दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। अमृता जी, आप मेरी बहन हैं, ये अच्छा लगे कि भाई, अरे उनको पता ही नहीं है कुछ। अपने शैतान को निमंत्रण अगर दिया है वो व्याख्या करके, तो उनको करने नहीं। शैतान नहीं, सुनिए, मुझे 1 सेकंड टाइम दीजिए। अब अवधेश जी 1 सेकंड सुनिए, शैतान कैसे है मैं बिल्कुल अभी खुलासा करता हूँ इंडिया न्यूज पे। बोलिएंगे तो तभी तो समझ आएगा बोलना क्या चाहते हैं। सुनिए अमृता जी, मैं कहानी खोलता हूँ, आप सुनिए। परस्ती ढूंढ रहे हैं अमृता जी, मैं कहानी खोलता हूँ आज इंडिया न्यूज में, आप सुनिए, अंदर की कहानी मैं बताता हूँ। पक्ष में ही रहेंगे अगर आज केजरीवाल बोलने नहीं देंगे ना, पता है कि मैं कहानी खोलूंगा, आपका नंबर नहीं आने वाला। आप बोलिए। तब क्या हुआ है कांग्रेस के अंदर की कहानी में? अरे इनकी नंबर आए ना, आपकी कहानी आप कैसे जानते हैं? आप कांग्रेस के सदस्य हैं क्या? हम प्रवक्ता है, आधे पत्रकार हम भी बन गए, सब जानते हैं क्या हो रहा है, हमें ही पता है। मैं बता दूं आपको, अभी सुनिए। बीजेपी में रह के बीजेपी खुलासा करने कहाँ दे रही है? ये दरअसल क्या हुआ है, कांग्रेस सोच रही थी ये पूरा। बीजेपी का क्या स्टैंड आप बताइए। बता तो रहा हूँ, आप थोड़ी देर गले को आराम देंगी तो हम बताएंगे। आप केजरीवाल को सपोर्ट देने वाले, आप पहले दिन से उनका विरोध करते जा रहे हैं। देखिए, ये जो कांग्रेस पूरा गेम खेल रही थी, ये इसको एक क्रिकेट के टेस्ट मैच के समान खेल रही थी। ये सोच रही थी कि पहले जो है टेस्ट मैच चल रहा है, पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल करके मोदी रथ के से हवा कैसे निकाला जाए
अचानक उसके बाद चौके छक्के मार के अरविंद केजरीवाल को भी बाहर निकालेंगे और राहुल गांधी को लाएंगे। अब अचानक रातों रात मालूम पड़ा है ये टेस्ट मैच नहीं हो रहा है, ये T20 मैच चल रहा है और 15 ओवर समाप्त हो चुका है और 5 ओवर शेष रह गया है। अब इनको कुछ समझ नहीं रहा है कि दाएं जाएं या बाएं जाएं। ये परिस्थिति आज कांग्रेस की हो चुकी है, जिसको पाला था वही भस्मासुर के रूप में आपको बखूबी देख रही है। तो आज 18 पॉइंट के बाद 19वां पॉइंट भी है, ये 18 पॉइंट के बाद जो 19वां पॉइंट है मोदी रथ को रोकने का, वह भी हिंदुस्तान देख रही है। आप खुद अपने आप को समाप्त करने की चिंता न जनता को क्या दिया है। चलिए, हो गया आपका। टीना, मेरा सवाल फिर वही, राष्ट्रपति ने भी आज ये कह दिया कि संविधान के दायरे में ही कानून बने, तो ये अरविंद केजरीवाल खुद को क्या समझ रहे हैं, क्या समझने लगे हैं? मायावती कहती हैं कि तानाशाह रवैया उनका ये चलेगा नहीं, मायावती तक ये कह रही हैं। राष्ट्रपति ने कह दिया कि संविधान के दायरे में ही कानून बनाया जाए। मैं मायावती जी क्या कहती हैं मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट हाँ मैं आपको तमाम प्रणब मुखर्जी ने जो कहा है वो ऑफकोर्स सेकंड इंस्ट्रक्शन है, कोई पहली इंस्ट्रक्शन नहीं है। बट उसके अलावा मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे 2-3 मेरे को लगता है कि ये चिंतन का समय भी है। हम बहुत समय हमने आम पार्टी को दिया है, 10,52,500 लोगों के बिजली के बिल माफ किए गए। माफ करने का वादा उन्होंने अभी 3 दिन पहले किया है, और वो वादा उन्होंने किया इसलिए किया है क्योंकि उन लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, उन्होंने गैरकानूनी काम किया था, उनके ऊपर FIR है। जिन लोगों के ऊपर FIR है बिजली का बिल ना भरने की, उनके आप बिल्स माफ कर रहे हैं, तो गैरकानूनी काम आप यहाँ कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने बिजली और पानी का अब तक जो प्रोविजन आप लेकर आए हैं वो सिर्फ अभी प्रस्ताव है, अभी विधानसभा में पारित नहीं हुआ है, तो वो भी अभी कहीं इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना, मेरा जो प्रश्न है वो यहाँ पर यह है कि देखिए अनारकी एटीट्यूड, एक बार को आपका रिपोर्ट कार्ड हम साइड में छोड़ दें। मैं उस दिन भी आपके चैनल पे यही बात कह के गई हूँ कि रिपोर्ट कार्ड के लिए हम समय दे सकते हैं, क्योंकि आप भी अपने आप को बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 65 साल में इन्होंने क्या किया, हमें कुछ समय दीजिए। ये वही पार्टी है जो 72 और 24 घंटे का समय देती थी, 24 घंटे में ये कर देंगे, 72 घंटे में ये कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट वालों को वादा करके आए हमारे सामने खड़े होकर जंतर मंतर पे कि 24 घंटे में एक कमेटी बनाएंगे जी, वो कमेटी कहीं बनी नहीं आज तक, वो आज तक कहीं है ही नहीं, और इस बात को आज 6ठा दिन है। मैं डे टू डे बेसिस पे वहां पर थी, और जो मैं इनका एटीट्यूड देखा वो तो है ही। खैर, बच्चों का मजाक बना रखा है। मुझे लगता है कि जैसे कुछ बच्चे राजनीति खेलना शुरू करते हैं, इधर उधर छिपना शुरू करते हैं, फिर कहानियां बनाने लगते हैं। इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलती है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा यहाँ बहुत सीधा सा प्रश्न है कि सब कुछ हम आपका छोड़ दें, बट ये अनारकी एटीट्यूड कैसे सहें? क्या ये हमारे देश के लिए अच्छा है? क्या ये फ्रेश पॉलिटिक्स है? क्या ये हमारे लिए सुदृढ़ राजनीति लेकर आएगा? क्या हम आपको आज PM की पोस्ट पर देखना चाहते हैं? ये सारे प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी देख रही है। हमने जनता के रिएक्शन भी देखे और भी दिखाएंगे। अवधेश जी, सोमनाथ चैटर्जी जैसे पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये मोहल्ला पॉलिटिक्स देश में नहीं चलने वाली, और ये मौका दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस तरह की राजनीति से तमाम लोगों को ये टिप्पणियां करने की, और आम जनता भी अब ये कहने लगी। देखो, फिरोज भाई ने उनको सुझाव दिया कि आपको वार फ्रंट पर जंगी पैमाने पर काम करना है। मुझे लगता है उसका अर्थ उन्होंने ये कर लिया कि सरकार के बाहर भी रह के जंग करना है और सरकार में जाने के बाद भी हमको जंग करना है। देखो, मुझे तो जो आज सोमनाथ चटर्जी की जो चेतावनी है और जो राष्ट्रपति की, तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े लोग ऐसी बात क्यों बोल रहे होंगे। तो मैं गहराई से जब अब मूल्यांकन करता हूं अरविंद केजरीवाल का, तब मुझे एक दूसरा परिदृश्य समझ में आ रहा है। वो ये आ रहा है कि जैसे मार्क्स ने कहा कि सत्ता संघर्ष से पाओ, तो ये है कि ये एक तो होता है कि विरोध में रहते हुए आंदोलन करना, तो दिल्ली की पहले सरकार में न रहते हुए और सरकार में आने के बाद इसको युद्ध के मैदान में परिणत करके और उसके संदेश के आधार पर देश जीतने की एक रणनीति है। जैसे पहले युद्ध होता था, 2 राजा आमने सामने होते थे एक मैदान में, या 2 बादशाह हुए एक मैदान में लड़े, जिसकी पराजय हो गई वो गया और दूसरे का पूरे देश पर शासन हो जाता था। तो ये दिल्ली की सरकार उसी द्वंद्व की ओर बढ़ रही है कि हर स्तर पर विरोधी जो विपक्षी हैं उनके स्तर पर, सरकार के स्तर पर, संसद के स्तर पर, संविधान के स्तर पर, कानूनी एजेंसियों के स्तर पर, सेवा देने वाले उनके स्तर पर, और आवश्यकता हो तो मीडिया के स्तर पर भी एक संघर्ष के क्षेत्र में दिल्ली को पूरी तरह परिणत करके और फिर उस संदेश के आधार पर संपूर्ण देश को जीतने की एक रणनीति है। मुझे नहीं लगता है कि भारत जैसे देश में ये रणनीति सफल होगी, लेकिन ये एक ऐसा प्रयोग है जो शायद हम लोगों को लंबे समय तक सालता रहेगा। हाँ, एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। अवधेश जी, मैं बस राहुल एक सेकंड का टाइम दे मुझे। ये हमारे पुराने साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं अवधेश जी, मैं इनको पढ़ता चला आया हूँ।
मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको अवधेश साहब, सुनिए, अरविंद केजरीवाल जो भी कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, जो जनता चाहती है वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, सुनिए शीतल जी एक सेकंड, शीतल जी सुनिए सुनिए, मैं एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड, टीना जी एक सेकंड, टीना साहब सुनिए, अरविंद केजरीवाल का सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कानून से ऊपर अपने आप को समझ, मैं इसके बाद बात कहता हूँ जब इनका जनता का हो जाएगा। सुनिए ऐसा नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी होने दें टीना जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए संबित जी, मैं बस बात पूरी करता हूँ, एक सेकंड बस। ये देखिए क्या है, अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, आप ये देखिए, महात्मा गांधी से बड़ा कंट्रीब्यूशन है। महात्मा गांधी किनको निकाल के लाए? सरदार पटेल को, बड़े बड़े वकीलों को, मोतीलाल नेहरू को, पंडित नेहरू को। अरविंद केजरीवाल को निकाल के लाए, इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है आम आदमी को। सुनिए, अब बोलने नहीं देंगे मुझे। इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है आम आदमी को, आम आदमी को ना पंडित नेहरू निकाल के लाए और ना गांधी जी निकाल के लाए। अगर आम आदमी को किसी ने हीरो बनाया है जीरो से, वो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। कितना बड़ा हीरो बनाया है, कितना बड़ा हीरो बनाया, ये हम बताते हैं आपको। माफ कीजिए, हम बताते हैं आपको कितना बड़ा हीरो बनाया। सुनिए, मैं कोई चाटुकार नहीं हूँ, मुझे आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस में ठीक है, आम आदमी में ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ऐसा है, मुझे आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं चाहिए। चाटुकारिता भाजपा में और कांग्रेस में होती है। मैं पहले एक बात बोलना चाहूंगा, मैं पहले एक बात बोलना चाहूंगा। इल्जामों की लिस्ट अरविंद केजरीवाल पे बहुत लंबी है, पर जिस दिन ये मुख्यमंत्री बने उससे पहले जो उन्होंने निर्वाचन आयोग के पास अपना एफिडेविट जमा कराया, वो एफिडेविट ही इलीगल है। तो जिस बेस पे ये पावर में आए हैं, वो बेस ही इनका गलत है, खराब है। आज कहते हैं कि जन लोकपाल बिल लाने के बाद हम करप्ट लोगों को पकड़ लेंगे। करप्ट की जरा डेफिनेशन सुनिए आप। डेफिनेशन है करप्ट की, हैविंग और शोइंग अ विलिंगनेस टू एक्ट डिसऑनेस्टली इन रिटर्न ऑफ मनी और पर्सनल गेन। इनका पर्सनल गेन क्या था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं दिल्ली का, और मुख्यमंत्री बनने के लिए इन्होंने क्या इलीगल एक्ट करा? एक झूठा एफिडेविट जिसके अंदर एक बात भी सच्ची नहीं है। धारा 125A के तहत इनको 6 महीने की सजा मिलनी चाहिए उस पे, और धारा 31 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 50 के हिसाब से इनको 1 साल की सजा मिलनी चाहिए। और सारे झूठे कागज लगाए हैं इन्होंने। यहाँ कहते हैं कि मैं फला जगह का रेजिडेंट हूँ, ये वहां के रेजिडेंट नहीं है। मामला बताइए, मामला। हाँ जी, मामला ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि वही आदमी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आके लड़ सकता है जो वहां का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो आदमी होता है जो रोज रात को वहां पे सोता है। ये सोते खुशामदी में है और इलेक्शन लड़ते हैं हनुमान रोड न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और कहते हैं कि मैं वहां का मैं रेजिडेंट हूँ। क्यों आप धोखा दे रहे हैं निर्वाचन आयोग को? पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं कि मेरा फ्लैट एड्रेस की प्रॉपर्टी का इतना रेट है, वो रेट कहते हैं कि 55 लाख रुपए है। वहां पे जाके आप पता करिए कि 250 मीटर की प्रॉपर्टी का रेट। इन्होंने गलत जानकारी दी, बेसिकली आप बिल्कुल गलत जानकारी दी। चलिए फिरोज बाग साहब, देखिए ऐसा है, जो बात हमारे भाई कह रहे हैं, इन्होंने कोई PIL करी है, क्या किया है, कोर्ट में केस डाला है, बिल्कुल क्रिमिनल कंप्लेंट डाली है, बिल्कुल डालिए, ठीक है, डालिए। अगर आपने ऐसा समझा होगा, वो डाला है, ठीक है। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत होगा तो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। सबूत है तभी कोर्ट ने उसको लिया, तभी वही मैं कह रहा हूँ ना। सुनिए ईमानदार और सबूत में सुनिए इस फाइल के अंदर वो सारे सबूत हैं। आप सारे सबूत यहीं पे बैठे बैठे देख सकते हैं। ऐसा है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं सफाई देते हैं? नहीं सुनिए, मुख्यमंत्री मेरी बात सुनिए। शौक बहुत है, बड़े कैमरा फ्रेम। अरे अनुज जी सुनिए, आकर कम से जवाब तो दे। अनुज जी आप इतना गुस्सा मत होइए। सुनिए वो तो वैसे ही सत्ता के हक में नहीं है, सत्ता नहीं चलाना चाहते, वो राजनीति के हक में नहीं है, नीति के हक में। और सुनिए मेरी बात सुनिए, धोखा दे के नहीं आए। अगर ये चीज साबित, सुनिए अगर ये चीज साबित हो जाती है वो हट जाएंगे। ये साबित हो गई है। आप कल को कोई भी किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा सकता है। राहुल जी, सुनिए राहुल जी, अनुज जी, अगर कोई गलत बात होगी सामने आएगी, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, बात खत्म नहीं है। चलिए हमने ये सब देख लिया। अब जनता को, आप सभी को, अब फिरोज साहब खास तौर से आप देखिएगा और सुनिएगा कि जनता क्या कहती है, पूर्वी दिल्ली के लोग क्या कहते हैं, सुनिएगा। मेरे साथ हैं राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, शहादत करने के लिए तैयार हैं केजरीवाल साहब। वो कह रहे हैं कि अगर लोकपाल बिल पास नहीं होता, उनका जन लोकपाल बिल, तो इस्तीफा। लोकतंत्र में शहादत नहीं होती, लोकतंत्र में जिम्मेदारी से काम होता है, काम करना चाहिए। और देश को बदलने का दावा करने वाले और सारी पार्टियों को भ्रष्ट कहने वाले 1 महीने में ही परेशान हो गए। काम करिए,
वैसे भी अगर आप भ्रष्ट कांग्रेस के कंधों पर हैं तो आपसे और क्या अपेक्षा की जाए। ज्यादातर वो इस्तीफे की बार-बार इस्तीफे की धमकी देते हैं, कुछ कहो तो एनआर की अपने आप को बताते हैं। किस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं? ये लोकतंत्र में नहीं होता। अराजकता और मुख्यमंत्री पद दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, ये मैं कहना चाहूंगा। एक से एक लोग आए हैं, लेकिन ये जो संगम था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, ये संगम दिखावा था शुरू से। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी समर्थन विड्रॉ क्यों नहीं करती, और श्रीमान केजरीवाल जी जाके एलजी को कहते क्यों नहीं कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। उन्होंने बोला था बिजली का रेट कम करेंगे, पानी का रेट कम करेंगे, लेकिन कुछ भी कम नहीं हुआ। महंगाई और बढ़ती जा रही है। वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो जन लोकपाल का बहाना लेके अपने इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। काम तो उसने कुछ नहीं करा, ना ही वो कर रहा। उसके जो एमएलए हैं जो यहाँ से जीते हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ना ही तो वो बिजली का मुद्दा उन्होंने पूरा किया, वादा पूरा किया, ना ही उन्होंने पानी का वादा पूरा किया। तो कहीं ना कहीं तो उनको छोड़ के भागना ही था। तो जन लोकपाल के बहाने उनको भागने का मौका मिल रहा है। जो उन्होंने शर्त रखी थी वो पूरी नहीं कर पा रहे, हमारे वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं, तो सही है इस्तीफा देना। कोई काम उनका सक्सेस नहीं हो रहा है, इस वजह से वो इस्तीफा देने के लिए सोच रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी से भागने का उनको एक बहाना चाहिए, तो ये बहाना उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि पहले से ही जन लोकपाल का ये चलता आ रहा है। उन्हें एक बहाना मिल गया है, उसी के लेके जो है अब वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, वो एकदम गलत है। उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये भागना जो है उनकी शहादत नहीं है, जो शहादत देने की बात कर रहे हैं। अगर उन्हें शहादत देना है तो मैदान में रह के दें। जन लोकपाल को पकड़ के और कह रहे हैं कि अगर ये पास नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा, तो ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। क्योंकि अपने दिल्ली के अंदर, फिलहाल तो दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली के अंदर सिर्फ जन लोकपाल ही एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो, पहले उनको तो पूरा करो। फिरोज बख्श साहब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक भी वही बात कह रही है जो नेता कह रहे हैं कि ये शहादत नहीं कहेंगे, इसे भागना ही कहेंगे। मैं एक पंक्ति से शुरू करूंगा माजिद देवबंदी की, और आपके लिए भी पंक्ति है शीतल जी, और सबके लिए जो बोल रहे हैं। पूरे देश के लिए पंक्ति पूरा, हाँ सुनिए आप थोड़ा सुनिए। तो सुना है आप है माहिर हवा चलाने में, हुनर न छोड़ेंगे हम भी दिए जलाने का। क्या बात करें, आप हैं हम दिए जलाए जाएंगे, हवा आप सब लोग चला रहे हैं कि इस दिए को जलने ना दिया जाए। सुनिए, 1 महीने में 2 महीने में, अरे मेरी बात तो सुनिए शीतल जी, आराम से। शीतल 1 मिनट, टीना मेरी बात सुनो। 20 साल का जो करप्शन है, 20 साल की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, वो उसके लिए आप 20 साल की व्यवस्था के लिए 2 महीने भी दे रहे हैं आप। ये तो 20 साल का जो बंटाधार किया हुआ है, कांग्रेस ने 15 साल का और 5 साल में कांग्रेस का। मैं किसी का सवाल नहीं उठा रहा। परेशानी तो यही है कि सही विकल्प आया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। सरकार की भी अपनी एक भागीदारी होती है। मेरा सवाल अमृता से। अमृता, जनता का हमने मत सुना, पूर्वी दिल्ली के लोग, उससे पहले भी हमने लोगों की रिएक्शन सुनाई, और वो सब ये कह रहे हैं कि शहादत जो है वो भागना नहीं होता है, और फिरोज बख्श साहब जनता पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसी पार्टी के साथ आप क्यों बने हुए हैं? ये रविशंकर प्रसाद का भी ये कहना था, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया। देखिए ऐसा है कि मैदान में खुद लड़ाई और जंग लड़नी पड़ती है अगर हम किसी कॉज को लेके चल रहे हैं, लेकिन मैदान छोड़कर अगर आप चाहते हो कि मेरा कॉज कंप्लीट हो तो ऐसा नहीं होता। फिर तो आप सरकार सारी जीवन में नहीं चला पाएंगे। आप सोचिए कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके अपने कंपल्शन भी होते हैं, और कहीं ना कहीं कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर आपको सबकी राय लेनी पड़ती है। मैं आप थोड़ा चुप रहिए, तब मैं बताऊंगी ना। आप ऐसे कभी बदतमीज पहले तो नहीं थे। आप थोड़ा सुन लीजिए बात से पहले मेरी बात। आप बहुत शालीन तरीके के इंसान हैं। आप गरिमा के अंदर रखिए। आप बार-बार आक्रामक हो जाएंगे, इसका आपको मेरा जवाब सुनाई नहीं देगा। पार्लियामेंट में तमाम सुनेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दिए? आपने ये सोचा कि अरविंद के जरिए हम मोदी जी का रथ रोक लेंगे? शीतल जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम समर्थन मुद्दों को दे रहे हैं तो जो हमें मुद्दा इनका गैर कानूनी लग रहा है, या जो रवैया इनका हमें संविधान को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, उसमें हम समर्थन कहाँ दे रहे हैं?
हमने कहा कि हम इस मुद्दे पे ऐसे समर्थन दे रहे हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रही हैं? गृह मंत्रालय बैकफुट पर आ गया है, वो कह रहे हैं कि विधानसभा में बिल पेश करने की हरी झंडी दे सकता है। अभी ऐसा देखिए, ये सूत्रों की बात आप कर रहे हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ऐसा कोई औपचारिक स्टेटमेंट नहीं आया है जिसमें इस तरीके की कोई बात हो। यानी आप ये कह रही हैं, आप उस बात को यानी आप ये कह रही हैं कि गृह मंत्रालय के रुख में कोई नरमी नहीं आने वाली है, वो इस पे अड़ा रहेगा, ये कह रही हैं? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर संविधान के अंतर्गत रहकर ये काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ है इस मुद्दे पे। हम तो चाहते हैं कि जन लोकपाल आए, हम चाहते हैं कि इस तरीके के प्रोविजन जो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के, लेकिन आपको ये देखना होगा कि अगर स्टेट के लॉज अगर ओवरलैप करते हैं सेंट्रल के लॉज के साथ, तो आपको उन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा, ये हमारा संविधान कहता है। ये सच ये है कि इस समय कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी से किसी कीमत पर समर्थन वापस नहीं ले सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये भ्रष्टाचार विरोध का मुद्दा इन्होंने उठाया है। भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस के बारे में जो जनता की धारणा है वो उनके खिलाफ जा रही है, उनके पास कोई चारा ही नहीं है, इसलिए कुछ भी कहे समर्थन वापस नहीं ले सकते। एक रास्ता निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। अरे बोलने तो दोनों बार, अमृता आप सम्मित के बारे में तो अब शब्द प्रयोग करती हो, दूसरे को तो बोलने दो, ये दूसरे को बोलने दो। कांग्रेस पार्टी की इस समय समस्या यही है कि इस मुद्दे पर सरकार किसी तरह नहीं गिरे तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 2002 का जो ऑर्डर है होम अफेयर्स का वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जनता तो पीस रही है ना, ये संभव है, जनता को दोनों मिलकर पीस रहे हैं, सैंडविच दोनों मिलकर पीस तो रही है। ये तो पहले दिन हम लोगों ने कहा था कि ये कांग्रेस के गले की ऐसी हड्डी बनेगी, ये समर्थन देना कि न उगल सकते हैं न निगल सकते हैं, वो स्थिति इनकी हो गई है। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि कांग्रेस पर भी एक जिम्मेवारी आएगी ही आएगी, क्योंकि आप समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस विषय में शीतल रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, उनको किसी ढंग से सदन के पटल पर प्रस्तुत करने दिया जाए। सदन जो फैसला करे वो नहीं खाते तो अमृता, आप धमकियां सह क्यों रही है? आपकी पार्टी धमकियां सह क्यों रही है? करेंगे क्या? देखिए, धमकी की तो कोई बात ही नहीं है। हमने ये बता दिया कि हम इस तरीके के गैर कानूनी तरीकों को हम समर्थन नहीं देंगे, कानूनी बना देंगे उसको। बात पर अगर वो गैर कानूनी बना देंगे, गैर कानूनी होने संविधान परक बना देंगे। अंदर है, आपको समझने में गलती हो रही है। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि हम इसका हम गैर कानूनी तरीके से किसी बिल को विधानसभा में आने का विरोध कर रहे हैं, तो ये समर्थन वाली बात कहाँ से है? शीतल जी, मैं आपको बताऊं क्या बाध्यता है इनकी। इसको कहते हैं क्लासिक केस ऑफ हीरो बोरोइंग। आज कांग्रेस का ऐसी अवस्था है कि इनका जो हीरो है उसका क्या हो गया है हमें सब पता है। तो इनको लगता है कहीं न कहीं अगर काउंटर करना है 2014 में, देखिए आपने मेरे लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, आप महिला है, मेरी बहन है, मैं वो शब्द नहीं प्रयोग कर सकता, आप इससे शांत हो जाइए कृपा करके। आपको कितनी तकलीफ हो रही है? नहीं, देखिए राहुल गांधी इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद किस प्रकार पूरी कांग्रेस गड्ढे में गिर जाती है। राहुल गांधी जितना कम बोलेंगे उतना ही कांग्रेस के लिए बढ़िया है। आपको एक हीरो की सख्त आवश्यकता थी, कहीं न कहीं एक सबऑर्डिनेट एक्टर के रूप में आपको अरविंद केजरीवाल मिले हैं मोदी रथ को रोकने के लिए। तो केवल उसी लिए अमृता जी आप शांत रह सकती हैं प्लीज, दूसरों को बोलने देंगे, जिन बदतमीजियों पे आपने अभी टिप्पणी किया था वो आप नहीं करेंगी प्लीज। देखिए बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब अमृता जी आप पहले सवाल पूरा सुन लीजिए, उसके बाद नहीं अमृता जी दिस इज नॉट फाइन। अमृता आप सुन लीजिए पहले संबित की बात, सबकी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। हम आपके पास आएंगे, आप बनी हुई हमारे साथ। संबित, देखिए ये जो तड़प है कांग्रेस की ये बिल्कुल स्वाभाविक है। क्यों नहीं अमृता सुन पा रही है? क्योंकि ये हकीकत है कि उनके हीरो का ह्रास हो चुका है, और जब हीरो का ह्रास होता है तो कहीं न कहीं सपोर्टिंग एक्टर की जो रोल होती है उसे बढ़ाया जाता है ताकि हीरो पर से ध्यान हटाया जाए। और आज अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में 2014 में इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए जितनी भी धमकियां दे जा रही है
आम आदमी पार्टी कांग्रेस को। कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि 2014 में जो रियल हीरो है इंडिया का, उसको रोकने की जो साजिश है, उसका जो तुर्क का इक्का है, वो अरविंद केजरीवाल। बीजेपी क्या कर रही है? राष्ट्रपति से मिल रही है और राज्यपाल से मिल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में राष्ट्रपति क्या कर रही है? सदन की सबसे बड़ी बात करते हुए भाजपा क्या कर रही नेशनल डिबेट बनाना चाहती है और टीवी चैनल के माध्यम से अपना प्रचार करने में लगी रहती है। ओहो, आप अभी इंटरव्यू दिए थे राहुल गांधी टीवी चैनल पे, क्या हुआ? 84 के दंगे खुल गए और 3-4 शब्द देश ने सीखा, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ, चेंज ऑफ सिस्टम। चलिए, हमारा फोकस केजरीवाल आपका हमेशा से व्यवहार रहा है कि आप मेन मुद्दे से भटककर चैनल। इस बहस में सिर्फ आप नहीं है, 6 लोग और हैं। सुनिए, हाँ देखिए, मैं एक बात पहले तो मैं एक टिप्पणी करूंगा अमृता जी की। ये इन्होंने मतलब संबित जी ने इनसे पूछा भाई आप इनको क्यों झेल रहे हैं, इसका मैं जवाब देता हूँ। जी बताइए। इसका एक तो यह है कि इनसे मोदी जी संभलने आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा जी ठीक है हम अरविंद जी से काम निकाल लेंगे। अब मसला ये हो रहा है 2014 इलेक्शन में हो सकता है कि अब राहुल जी की तो बात ही खत्म हो गई, वो तो बेचारे कहीं गिनती में है नहीं। अब जो 2 हस्तियां निकल के आएंगी प्रधानमंत्री के लिए, आगे कौन बनता है तो बेहतर अल्लाह ही जानता है। मेरी बात सुनने दीजिए प्लीज, बात सुनने दीजिए। देखिए ये बड़ा इनडिसिप्लिन है, आप प्लीज बात पूरी होने दीजिए। आई एम सॉरी यू डू नॉट नो व्हाट इज द डिसिप्लिन। टीवी बहस का क्या डिसिप्लिन सुन लीजिए। तो क्या है, इनके जो खिलाड़ी हैं वो तो मैदान से बाहर हो गए, ठीक है, उनको तो येलो कार्ड मिल गया राहुल जी को। अब 2 ही लोग रह गए, मोदी जी और केजरीवाल जी। तो अब इनको डर ये है कि मोदी जी को हटाने के लिए अब इन्होंने केजरीवाल को लगाया था। अब समस्या ये हो गई कि लोग केजरीवाल को बहुत पसंद कर रहे हैं, और हो सकता है कि मोदी जी का जो रथ है वो डिरेल हो जाए। बात मैंने बोली। और संबित जी आपने कहा, और सुनिए संबित जी की मैं बात कर रहा हूँ मैं। संबित जी एक सेकंड, आपने संबित जी एक बड़ी एक आपने तीखी टिप्पणी करी कि वो क्या नाम सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर बोरोड हीरो के तौर पर अरविंद केजरीवाल को कबूल रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं कबूल। वो तो ना तो बोरोड एक्टर है अरविंद केजरीवाल, ना सपोर्टिंग नहीं है। मैं ये तो कह रहा हूँ, आपकी बात पे टिप्पणी कर रहा हूँ। वो तो बजाते खुद एक ऐसा शख्स है जो कि हीरो बन के आया है। अब परेशानी भाजपा को और कांग्रेस को और सारी पार्टियों को ये हो रही है, कहीं ये प्रधानमंत्री बन गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अरे नहीं, ऐसा धरना हीरो नहीं, ये जनता का हीरो है। मेरा दावा है कि अरविंद केजरीवाल आज की डेट में कोई अगला इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। हमने जो उनको केस किया है, जो कन्वीनियंस लिया कोर्ट ने, उसके बाद वो एफिडेविट फाइल ही नहीं कर सकते। अगर वो फाइल कर रहे हैं ये तो वो ऑलरेडी अंडर कंट्रोवर्सी है, उसमें कोर्ट इंक्वायरी कर रहा है। अगर एफिडेविट चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करते हैं कि पहला एफिडेविट उन्होंने गलत भरा है। चलिए, मेरा दावा है कि वो इलेक्शन लड़के दिखा दे कोई भी। चलिए, लोकसभा लड़ने के लिए ही यहाँ से रिजाइन दे रहे हैं, नहीं बचे ऐसा। इसलिए आज की मैं खबर बता रहा हूँ, अंदर इनकी पार्टी में बहुत बुरी तरह गड़बड़ाहट है। 1 दर्जन लोग इनकी पार्टी में से कॉन्टेक्ट कर चुके हैं। भाई साहब ने क्या कर दिया? अच्छा, अगली सुनवाई कब है आपकी? 10 मार्च को है। देखिए, चीजें ओपन डोमेन में है आज की डेट में। पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप कोर्ट से ये मांगेंगे, जब तक फैसला नहीं हो हम जनता की बात सुना रहे थे कि जनता के हवाले का पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है, राजनीतिक लोगों का क्या कहना है। आइए आपको सुनवाते हैं कि सेंट्रल दिल्ली, केंद्रीय दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के लोग जो है वो क्या मानते हैं केजरीवाल के इस नए शिगुफे पर। उम्मीदों पे खरा नहीं उतर के और उल्टी सीधी बातें करके कि मैं आज इस्तीफा दे दूंगा, कल इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा देने के लिए सत्ता में आए थे। धमकी देने से काम थोड़ी चलेगा, काम तो काम करने से होगा। दिल्ली के धमकी देने के बजाय दिल्ली के विकास की ओर सोचें। लोगों के अफसरों से बात है, कह रहे हैं उनसे काम करवाएं। ये धमकी दे दे गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। कभी इसने काम के बारे में नहीं कहा, हर आदमी को आश्वासन देता, काम कुछ नहीं हो रहा। केजरीवाल ने सब पब्लिक से झूठे वादे किए थे। 15 दिन में ये कर दूंगा, 15 दिन में ये कर दूंगा, 15 दिन में ये कर दूंगा। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उस वादे को पूरा ना करते देख कर भागना चाहता है, जिम्मेदारी को छोड़ के भागना चाहता है। और क्या है, केजरीवाल जी दिल्ली निवासियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो इसका राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। वो जब से भी सत्ता में आए हैं वो इसी मौके की तलाश में जल्दी से जल्दी सरकार गिराई है, तो लोगों के बीच जाके लोगों को गुमराह किया जाए। केजरीवाल जी जो वादे कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे। कभी कांग्रेस पे अपना वो लगाते हैं आरोप, कभी बीजेपी पे। अपना पूरा कार्य करें जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है।
मतलब क्या चल रहा है ये, जो पहले वादे किए थे वो नहीं हो रहे, पता नहीं उनको लोग परेशान कर रहे हैं या वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो बिल्कुल वो तो देगा इस्तीफा, क्योंकि इस वर्ष कुछ भी नहीं है करना। उन्हें महंगाई और कर दी है, सिलेंडर इतने महंगे कर दिए और क्या दूध महंगा कर दिया, उसने करा ही क्या यहाँ पर आके। ये अपनी पार्टी को चमका रहा है और कुछ नहीं है। जो महंगाई है वो कुछ नहीं होने वाली, ऐसे ही चलती रहेगी। जो भ्रष्टाचार है वो भी ऐसे चलता रहेगा। अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से इस्तीफा दें, लोगों के में सहानुभूति की लहर मिल जाए उनको, उसके बाद पूरा टाइम लोकसभा इलेक्शन को दे पाए वो। मैं नहीं मानता कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ज़्यादा टाइम तक चलेगी। अभी दोबारा से चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन दूध का दूध और पानी का पानी। ब्लैकमेल कर रहा है, 100% ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, इस बात से ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स है उसकी। बिल्कुल ऐसा ही है, वो दोबारा चुनाव में झोंकना चाहते हैं और ये गलत है। सहमत क्या जी, वो तो कोई भी बात होती है वो सीधा ही धमकी देते हैं जी, मैं धरने पे चला जाऊंगा या इस्तीफा दे दूंगा। वो केवल अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। वांट टू गेट बैक फ्रॉम द, ये मिल गया है गवर्नमेंट उनको, अब वो उससे निकल के भागना चाहते हैं कोई ना कोई बहाना लगा के। फिरोज बख्श साहब, 3 चीजें अहम बातें कही जनता ने। एक तो ये कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो बहाने ढूंढ रहे हैं भागने के लिए क्योंकि काम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मैं एक और तीसरा धमकियां देते हैं बार बार। जनता की राय शुमारी मान लीजिए, जो आप राय शुमारी कह रहे हैं। अच्छा। तो इसका क्या अर्थ है आम आदमी पार्टी और अवधेश जी, ये आम आदमी की बात है। अवधेश जी सुनिए, ये रायशुमारी उसी जनता की थी कि जो एंटी केजरीवाल जनता है। क्या बात कर रहे हैं जनता आप? में हमने आपको पूर्वी दिल्ली की जनता, ज्यादातर पूर्वी दिल्ली की जनता का मत सुनाया, हमने पश्चिमी दिल्ली की जनता का मत सुनाया, हमने ये सेंट्रल दिल्ली के लोग थे। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने एक फुलझड़ी छोड़िए। शीतल जी सुनिए, देखिए सुनिए टीना जी जवाब मुझे देना है। सुनिए, सवाल मेरा था। टीना जी प्लीज सवाल सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। टीना जी इसके बाद बोल रहे हैं आप इसके बाद बोल लीजिए। टीना जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। टीना जी आई रिक्वेस्ट यू। सवाल मेरा था, आपका नहीं था। आई एम सॉरी। हाँ, देखिए एक लाइन है, अगर ये सच है वो तलवार लेकर वहां बैठे हैं तो हम भी जान देने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। सुनिए, शायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुनिए, काम करने की मोहलत तो दो। आप लोग काम करने की मोहलत नहीं दे रहे हैं। चैनल जो है, ईमानदारी से अगर बात करें, आप पूरी दिल्ली की पब्लिक के पास जाइए, आप उन लोगों से रेफरेंडम करते हैं, उन लोगों से राय लेते हैं जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। आपकी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उठे जो आंख महफिल में उसे मैं फोड़ के रख दूं, और उसे तो वो उनकी भाषा वो नहीं है जो आपकी भाषा है, वो भाषा अलग है। अगर उठना है तुमको ऊंचा, अवधेश भाई, अगर उठना है तुमको ऊंचा तो आदमियत का कद बढ़ाओ। हम लोग आपका जवाब दिया। ये मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों ने उनको मत दिया था उनको कितना हताश कर रहे हैं, उनके अंदर कितना विषाद भर रहे हैं, इसमें उनके मुंह से आवाज निकल रही है। अवधेश भाई, 20 साल का जो सारा बंटाधार है, क्या वो 20 दिन में आप लेंगे? थोड़ा वक्त तो दीजिए उस आदमी को बेचारे। ये न तो आंदोलनकारी का मेथड है, ये पाखंड है, ये पाखंड है, ये हिपोक्रेसी है, ये राजनीतिक बेईमानी है। पाखंड वो है जो आम आदमी पार्टी के पीछे सारे नेता पड़ गए, सारी पार्टियां पड़ गई हैं। मान करके मैं तो पहले मानता था कि अरविंद केजरीवाल ये वो जो है एक बेहतर इवेंट मैनेजमेंट के जो है विशेषज्ञ। अब मुझे कहना पड़ा है कि वो जो है ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर है, क्योंकि समय को, चीजों को वो मैनिपुलेट ऐसे कर रहे हैं जिससे केवल और केवल उनके पार्टी का समर्थन बढ़े, काम हो नहीं हो, दिल्ली चूल्हे भार में जाए। उनको ये गलत फहमी है कि जन लोकपाल पर वोट मिला था। दिल्ली के वोट का एकमात्र कोई कारण था तो वो थी बिजली। जन लोकपाल तो कांग्रेस और भाजपा लाने ही नहीं दे रहा है, सेंटर लाने नहीं दे रहा। उनका क्या कसूर है केजरीवाल का? ठीक कर दूं, वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं, नॉन इवेंट मैनेजर है। जो इवेंट भी नहीं होता है, नॉन इवेंट होता है, उसको कैसे मैनेज करके बड़ा? ये तो वक्त बताएगा कौन नॉन इवेंट मैनेजर है और इवेंट मैनेजर है। जिंदगी में गाना नहीं गाया, पर मुझे आज गाना याद आता है कि मैं मई के चली जाऊंगी तो देखती रही हो। तो ये अरविंद
केजरीवाल ऐसा बोलते हैं, हमारी जैसी महिला भी ऐसा नहीं बोलती, बार-बार ऐसे धमकी नहीं देती। वाकई बात सही कही है। क्यों नहीं देते हो? फिरोज जी आपकी पार्टी में दागी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया है, आप उस व्यक्ति को हटा के ना ना ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पार्टी डिमांड क्यों नहीं कर रही? आपके कोई दागी नहीं है, दागी वो लोग हैं जो उनको हटाना चाह रहे हैं। अरे दागी पूछ है भाई साहब हमारे। नहीं आप टीना की बात का जवाब दीजिए, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहो। यही सुनिए जवाब दे रहा हूँ। तुझे जीने नहीं देगी ये दुनिया, तेरी बातों में सच्चाई बहुत है। आपके लिए नहीं, अरविंद के लिए कह रहा हूँ टीना जी। नहीं बिल्कुल आप बोलिए, उनके सामने जाके बैठ के बोलिए, या चैनल पे लोगों को मत ना मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं मूवमेंट के साथ हूँ, मैं इंडिविजुअल के साथ नहीं हूँ। कहीं ऐसा न हो कि लोग कहे कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, मैंने वो जो चैलेंज करने लगे। शीतल मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। मुझे देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है आज की आदर्शवादी बातों से आपकी राजनीति नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, आज फिरोज जी कह रहे हैं, उसी लाइन पे आ गए ना जो ये हमेशा डिस्कार्ड करते थे। बीजेपी कांग्रेस ने 65 साल लिए, देश को कुछ नहीं दिया। 72 घंटे 24 घंटे का समय, इनके क्लिप्स निकाल के देखो, चुनाव से पहले 2013 के चुनाव से पहले 72 घंटे 24 घंटे, कल परसों ऐसे करते थे। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको बहुत बेसिक चीजें ही करनी थी तो बेसिक चीजों में आप पानी की पिल्फरेज रोकते, जो वाटर टैंकर ट्रैवल करते हैं उसकी जो लीकेज होती है। अरे कहाँ हो गया? कांग्रेस और बीजेपी के नेता जो हैं उनके ऊपर केस चल रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, दे विल बी सेंट बिहाइंड द बार्स। टीना जी आपको पता नहीं, आप पार्टी की मेंबर हैं, आप जाके पता करिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाह रहा हूँ। टीना की बात का लब्बो लुआब ये है कि आपने चांद बेच डाला और अब जब आप पावर में आए तो आप उसे संभाल नहीं पा रहे। नहीं, थोड़ा सा वक्त दीजिए। ठीक है, चांद बेचा है, लोगों के बहुत से ड्रीम्स हैं, बहुत से ख्वाब लोगों ने संजोए हैं, इसको मैं मानता हूँ। थोड़ा सा वक्त दीजिए आप, थोड़ा सा वक्त दीजिए आप। अगर आपको वक्त दिया गया तो इस दिल्ली के जनता में तनाव का और वक्त चाहिए तो आप दिन आप एक तनाव पैदा करते हैं, लोगों को शांति से जीने तनाव कांग्रेस और बीजेपी पैदा करते हैं जो है। इसमें तो लगता है मनोरोग विशेषज्ञों की इतनी आवश्यकता पैदा कर देंगे, इतने अस्पताल। समस्या कांग्रेस और बीजेपी के साथ है कि अगर अरविंद केजरीवाल जम गया तो फिर इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनकी कमाई खत्म हो जाएगी, अवधेश जी इनके हलवे मांडे बंद हो जाएंगे। छोटे बच्चे से लेकर एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, किस परिणति को जाएगी? अरविंद केजरीवाल कहते थे, अरविंद केजरीवाल फोन पे कहते थे One at a time. अरविंद केजरीवाल अपनी प्री रिकॉर्डेड कॉल्स में कहते थे कि भाई और बहनों, अगर मैं भी इनकम टैक्स का ऑफिसर रहा होता तो करोड़ों की धन संपत्ति बना सकता था। करोड़ों की धन संपत्ति इसके पास है, वो हमने इसके अंदर प्रूव कर दी है, जो एफिडेविट के अंदर उन्होंने नहीं डिक्लेयर करी है। कुछ सीरियस कहना चलिए संबित के पास आऊंगी। अमृता बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। अमृता जल्दी, संबित अमृता जल्दी से अपना पक्ष रखिए, उसके बाद संबित, और फिर हम इस बहस को खत्म करेंगे। अमृता देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि समय आपको देने के लिए सब तैयार है, लेकिन अपनी समय सीमा तो आप खुद ही शुरू से तय करते रहे हैं कि मैं इतने घंटों में ये करूंगा, इतने दिनों में ये करूंगा। हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको जो करना है आप दिल्ली की जनता के हित में कीजिए। आपने बिजली की बात करी, आपने 8% सरचार्ज बढ़ाने दिया और आज बिजली महंगी हो गई। आपने 700 लीटर मुफ्त पानी की बात की थी, आज बहुत सारे घरों में मुफ्त पानी नहीं मिल रहा, वो सुविधा उन तक नहीं पहुंची। और अभी भी ये जो प्रस्ताव है विधानसभा में नहीं आया, क्योंकि आप बिजली और पानी के मुद्दे में फेल हो गए, क्योंकि आप बिजली और पानी के मुद्दे पे फेल है, इसीलिए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। मेरा आपको ये एडवाइस है फिरोज जी कि किसी भी तरीके से आप अपने कदमों को आप ध्यान रखिए और वॉच करिए और रीथिंक कीजिए। जिस बात पे आपको समर्थन मिला है उन वादों को पूरा करने की और अपने ध्यान को देखिए, ईमानदारी से मैं आपको एक बात कहता हूँ, कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि मेरी फेल्योर सही थी आम आदमी पार्टी के माध्यम से। कांग्रेस की अलग रणनीति है। सुनिए हम लोग नहीं जानते। अमृता जी, दिल्ली की जनता को शासनहीन तो सिर्फ बीजेपी ही रख सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपका सपोर्ट देने का अमृता जी 8 सीट मिले हैं, आपने 8 मिनट बोल लिया है, अब हम लोग को सुन लीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो देख, आप तो 40 मिनट से बोल रहे हैं। हमें 36 सीट मिले हैं ना, 32 सीट मिले हैं तो 32 सीट बोलेंगे। अभी रुकिए, 2 मिनट में सीरियस रखने दीजिए विषय को, एक गंभीर नोट पे खत्म करना चाहिए डिबेट। मुझे लगता है ये जो बार बार हमारी भी डिबेट ऐसी हो रही है जैसे कि बस 2 दिन के अंदर
एक सेकंड 2 मिनट के अंदर जैसे आम आदमी पार्टी को सब कुछ पूरा कर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम सब राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हैं, समय मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी को, दे भी रहे हैं। मगर आप देखिए दुख का विषय है, मैं हमेशा कहता हूँ डेमोक्रेसी इज अ सीरियस बिजनेस, ये एक सीरियस काम है, गवर्नेंस इज अ सीरियस जॉब। और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस सीरियसनेस को बहुत मजाक के रूप में ले रहे हैं, वो सीरियसनेस नहीं है। हर बात पे सड़क पे उतर जाना, हर बात पे कंसल्ट किए बगैर आप कॉन्फ्रंटेशन कर देना, ये कहीं ना कहीं जो हड़बड़ाहट है, ये जो हरिडनेस है एटीट्यूड में, ये यही दिखाता है कि कुछ खरीदना चाहते हैं तो केवल और केवल सत्ता खरीदना चाहते हैं, पावर ही चाहते हैं। नहीं। जो एंटीडोड है, ये कहते रहे हमेशा हम यहाँ पे सर्विस करने आए हैं, हम मदर टेरेसा बनने आए हैं, मगर मदर टेरेसा कभी ऐसे हड़बड़ाती नहीं है, वो शांत रहती है, करनी होगी। बहुत सीरियस आपने टिप्पणी की है। सुनिए बात सुनिए, अपराधी कुछ नहीं है, अपराधी नहीं। देखिए ऐसा मत बोलिए, मुझे आपत्ति है। सुनिए हाँ, बस मैं कहना चाहता हूँ, देखिए संबित जी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। संबित जी देखिए ऐसा है, आपने सवाल उठाया उनके जो प्रदर्शन करते हैं, ये प्रदर्शन किसके हक में है? ये उनके अपने हक में नहीं है। उनको कोई लालच नहीं है, सत्ता का कोई लोभ नहीं है। पब्लिक उनको सिर्फ ये लालच है कि पब्लिक जो है, पब्लिक जो भी उनके डिसीजन है, चाहे वो प्रदर्शन हो, पब्लिक सेंट्रिक होते हैं, वो पब्लिक के फेवर में करते हैं। एक चीफ मिनिस्टर रात को जिसको खांसी है, नजला है, बुखार है, वो सो रहा है वहाँ पे, पब्लिक के लिए सो रहा है, अपने लिए नहीं सो रहा है। आप ये देखिए आप, और आप उसको मजाक मानते हैं, आप उसको लार्जेस्ट मानते हैं, पॉपुलर मानते हैं। वो सही मानों में वो पब्लिक का हीरो है, वो आदमी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का हीरो है। वो रिबेल है, केजरीवाल कॉज नहीं है उनके पास। तो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन क्यों नहीं बन गए? वो 40 सीटें क्यों नहीं ले आए? खत्म हो चुका है। जैसा कि संबित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इज अ रेबल विदाउट अ कॉज, यानी वो एक विद्रोही है जिनके पास कोई मकसद नहीं है, लेकिन सत्ता का मकसद, जैसा कि आ रहा है, वो ही इज अ ट्रू रेबल, बिल्कुल सत्ता के मकसद के साथ शायद वो ये विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन फॉर द पीपल, फॉर द पब्लिक जनता पिस रही है, क्योंकि जनता को किए गए उनके वादे जो है वो पूरे नहीं हुए हैं, वो धराशायी हो गए हैं। इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।